17वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी। पूरा का पूरा भारत मुगल आक्रांता औरंगजेब के अधीन हो चुका था। सिर्फ दक्खन के मराठे ही मुगलों से लंबे समय तक लोहा लेकर राज कायम करने में सफल हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के निवासियों को जोड़कर एक शक्तिपुंज का निर्माण किया और राज सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के काल में ही एक ऐसा राज्य बना दिया जो महाराष्ट्र के निवासियों की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिरूप था। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि 1680 में शिवाजी के निधन और 1688 में उनके पुत्र संभाजी की पराजय और उनकी बर्बर हत्या के बाद, जब मराठों के पास न तो राज सिंहासन था, न सेना थी और न कोई राजकोष था, तब महाराष्ट्र ने छत्रपति राजाराम और उनकी विधवा ताराबाई के नेतृत्व में 20 साल तक मुगलों से संघर्ष किया था। यह संघर्ष वास्तव में एक जनयुद्ध था जो महाराष्ट्र की पूरी जनता लड़ रही थी। उसके बाद सन 1707 में औरंगजेब खत्म हुआ और छत्रपति शाहू और पेशवा बालाजी की जुगलबंदी में मराठा राजनीतिक सत्ता का पुनरुत्थान हुआ था। सन 1718 की बात है। दक्खन में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का 18 साल का बेटा बाजीराव रोमांचित हुआ क्योंकि वह पहली बार पिता और सेना के साथ दक्खन में हिंदुस्तान जा रहा था। उस समय उत्तर भारत को ही हिंदुस्तान कहते थे और वहाँ के वैभव के चर्चे दक्खन के लिए परिकथा के समान थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की विशाल सेना के साथ दक्खन का मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली अपनी सेना के साथ उत्तर भारत जा रहा था। दिसंबर का महीना आ गया और वो खत्म भी होने वाला था। उस समय विशाल सेना ने नर्मदा नदी को पार करके मालवा के मैदानों में कदम रखा। उपजाऊ मैदानों और बड़े बड़े शहरों का जो सिलसिला मालवा में शुरू हुआ, वह नज़ारा 16 फरवरी 1719 को दिल्ली पहुंचने तक बना रहा। सन 1718 में संधि हुई थी और यह तय हुआ था कि मराठों को स्वराज्य के सभी किले मिल जाएंगे। दक्खन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेश मुखी मराठों को दी जाएगी और छत्रपति शाहू के परिवार के सदस्यों को मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब इस संधि की पुष्टि मुगल बादशाह फारूक सियर ने करने से मना कर दिया तो हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को सेना सहित अपने साथ लेकर दिल्ली जाकर बादशाह पर दबाव डालने का निश्चय किया था। बालाजी विश्वनाथ के साथ उनकी सेना के अलावा उनका बेटा बाजीराव भी था। दोनों की संयुक्त सेनाएं 16 फरवरी सन 1719 को दिल्ली पहुंच गई। बाजीराव ने दिल्ली में देखा कि मुगल बादशाह फारूक सियर इतना शक्तिहीन था कि सैयद बंधुओं ने कैद करके उसकी हत्या कर दी और एक कठपुतली राजकुमार को नया बादशाह बना दिया और उस पर दबाव बनाकर बालाजी विश्वनाथ को 3 सनदें दिला दी। इससे मराठों को दक्खन के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया और शिवाजी के निधन के बाद स्वराज्य पर छत्रपति शाहू के आधिपत्य को मान्यता मिल गई, जो तब ताप्ती नदी से लेकर दक्खन में कृष्णा नदी तक फैला था। दुर्भाग्य से इसी साल एक घटना घटी जो 2 अप्रैल 1720 को पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। बालाजी विश्वनाथ अपने पीछे अपनी पत्नी राधाबाई, 2 पुत्र बाजीराव और चिमनाजी तथा 2 बेटियों को छोड़ गए थे। छत्रपति शाहू जी महाराज के कहने पर बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे बाजीराव ने अपनी कम आयु के बावजूद पेशवा पद को स्वीकार किया था। उस नौजवान में गजब का आत्मविश्वास था और दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने का संकल्प भी था। 20 साल के बाजीराव की मुश्किलें भी कम नहीं थीं। पंत प्रतिनिधि श्रीपतराव, जो महत्वपूर्ण अधिकारी था, बाजीराव का विरोधी था। मराठा सामंत भी अनियंत्रित था, जो केंद्रीय सत्ता के लिए नुकसानदायक थे। दक्कन के मुगल सूबेदार का तीव्र विरोध होने के साथ ही जंजीरा के सिद्दी और गोवा के पुर्तगालियों की जल सेना मराठा राजसत्ता के रास्ते में व्यवधान थी। मराठा सामंत कान्होजी आंग्रे और कोल्हापुर में स्थित संभाजी छत्रपति शाहू के प्रतिद्वंदी थे। जिस मराठा संघ का निर्माण बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ ने किया था, उससे बाजीराव संतुष्ट नहीं थे। वे मराठा संघ और उसके सामंत सदस्यों को दुर्बल और महत्वहीन बनाना चाहते थे, जिससे वे स्वतंत्र सत्ता की ओर न बढ़े। वे चाहते थे कि मराठा पर पेशवा का पूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहे, जिससे पेशवा की सत्ता सर्वोपरि रहे। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में उसके आदेशों को मानकर संघ मराठा प्रशासन के लिए काम कर सकें, जिसका परिणाम यह हुआ कि मराठा राजसत्ता का केंद्र बाजीराव बन गया।
कृष्णा से अटक तक बाजीराव को मुगल साम्राज्य की शोचनीय दशा का अच्छी तरह भान हो गया था और वे उसके अधिक से अधिक प्रदेश छीन लेना चाहते थे। श्रीपतराव ने बाजीराव की योजना को और दूरदर्शितापूर्ण बताकर कोल्हापुर तथा कर्नाटक पर अधिकार कर लेने पर जोर दिया, लेकिन बाजीराव के इस तर्क ने सभी को प्रभावित किया कि मुगल साम्राज्य के सूखे पेड़ की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो आप से आप ही गिर जाएंगी। सन 1724 में बाजीराव ने मालवा जीत लिया और अपने सहयोगी उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया को कर उगाहने के लिए मालवा में छोड़कर खुद पूना चले गए। बाजीराव का सबसे बड़ा दुश्मन निजाम था। सन 1728 में पालखेड़ के प्रसिद्ध युद्ध में निजाम को हरा दिया, जिसका फल यह हुआ कि निजाम ने छत्रपति साहू को कृष्णा नदी से उत्तर के महाराष्ट्र प्रदेश का अधिपति स्वीकार कर लिया। सिर्फ यही नहीं, निजाम ने मराठों से छीने हुए प्रदेश छोड़ देने का भी वादा किया और साहू जी के चौथ तथा सरदेशमुखी कर की वसूली के अधिकार को भी मान लिया। इसके 2 साल बाद ही बाजीराव ने गुजरात को हस्तगत करके अपने अधिकारी गायकवाड़ को वहां नियुक्त कर दिया। बाजीराव ने अपने प्रतिभा से दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में दोआब और दिल्ली तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बुंदेलखंड तक विलक्षण विजय प्राप्त कर उन प्रदेशों में मराठा राज स्थापित किया था। बाजीराव की बढ़ती प्रतिभा से शत्रु भयभीत होने लगे। पेशवा बाजीराव की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सैन्य शिविर के तंबुओं में ही गुजरा। सन 1728 में बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को मुगलों के खिलाफ मलवा भेजा। वहां अमझेरा के युद्ध में मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और उसका भाई दया बहादुर मारे गए और मालवा पर बाजीराव का अधिकार हो गया। लगभग 19 दिनों एक घटना घटी जिसका बाद के मराठा इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। बाजीराव से पन्ना के महाराजा छत्रसाल ने सहायता की याचना की, क्योंकि उन्हें बुंदेलखंड के जैतपुर में इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने घेर लिया था। छत्रसाल ने बाजीराव को पत्र लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। पत्र पाते ही बाजीराव बुंदेलखंड रवाना हो गए। उन्होंने बंगस को जैतपुर में बुरी तरह हराया और उससे वचन लिया कि वह कभी भी छत्रसाल को परेशान नहीं करेगा। इस सहायता के बदले महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को राज्य का 1/3 हिस्सा देने का वादा किया और अपने दरबार की नर्तकी मस्तानी भी भेंट में बाजीराव को दे दी। बाजीराव को बुंदेलखंड में छत्रसाल से जो प्रदेश मिला था उसमें कालपी, सागर, झांसी, सिरांज, कूंच और हृदयनगर शामिल थे। बाजीराव ने इनको अपने अधिकारी गोविंद पंत खेर के प्रबंध में सौंप दिया और 1729 में जैतपुर से पूना लौट गए। वह मस्तानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वीर और साहसी थी। वह घुड़सवारी और शस्त्र चालन में भी पारंगत थी। बाजीराव ने निवास के लिए पुणे में शनिवार वाड़ा बनवाया था। इसी के पास उन्होंने मस्तानी भवन भी बनवाया। मस्तानी की संगत में आकर बाजीराव ब्राह्मण होने के बाद भी आमिष भोजन, धूम्रपान और मदिरापान करने लगे थे। मस्तानी उनके साथ पत्नी के समान रहती थी और एक हिंदू स्त्री जैसी ही उसकी जीवन शैली थी, लेकिन यह सब कुछ इतना आनंद से नहीं चलता रहा। इसके 1 दशक बाद वक्त ने करवट बदली और जो हुआ वह अप्रत्याशित और अनचाहा था। इस महान योद्धा की उज्जवल प्रखरता के लिए मस्तानी का साहचर्य एक अनचाहा ग्रहण बन गया, जिसके बाद में सिर्फ बाजीराव के साथ ही देश के भाग्य को भी अपनी परछाई में ढक लिया। मस्तानी मुसलमान थी, जिसकी वजह से उस कट्टर ब्राह्मण परिवार में भयानक कलह पैदा हो गया। बाजीराव की मां राधाबाई, पत्नी काशीबाई और उनके दोनों बेटों को मस्तानी बिल्कुल पसंद नहीं आने लगी, क्योंकि उसके चाल चरण ऐसे थे। सन 1736 में जयपुर के सवाई जयसिंह की सिफारिश पर मुगल बादशाह ने बाजीराव को मालवा का नायब सूबेदार बना दिया, लेकिन यह सब मुगलों की चाल थी जिसे बाजीराव नहीं समझ पाए। अगले ही साल सन 1737 में मुगल बादशाह ने निजाम के बेटे गाजीउद्दीन खां को मालवा का सूबेदार बना दिया। निजाम बाजीराव को रोकने के लिए मालवा की ओर सेना लेकर चल दिया। दतिया और ओरछा के राजा भी निजाम के साथ मिल गए, लेकिन मराठों पर हमला करने के बजाय निजाम किले के पास ही एक ऐसे स्थान पर मोर्चाबंदी करने लगा जहां उसकी सेना के पीछे तालाब था और सामने एक नाला था। 14 तारीख को भोपाल का युद्ध हुआ था।
निजाम ने मुगल सेना के राजपूत सैनिकों को भेजा और तोपखाना भी। दोनों पक्षों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर निजाम ने अपनी सेना बुलवा ली और दोनों पक्ष आमने सामने डटे रहे। निजाम को दिल्ली से सहायता की उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं मिली। इसी बीच मराठों ने उसकी सेना को घेर लिया और तब निजाम की सेना में भूखमरी फैल गई। कोई रास्ता न देखकर निजाम ने बाजीराव के पास समझौते का प्रस्ताव भेजा। जब कोई हल न निकला तब निजाम दिल्ली की ओर रवाना हो गया। अब मराठों ने मुगल सेना का पीछा किया और उस तक रसद को पहुंचने से रोकना शुरू कर दिया। इससे मुगल शिविर का अनाज खूब महंगा हो गया। राजपूत और मुगल दोनों उस युद्ध में भूखे रहे, लेकिन इसके बावजूद मुगलों की भूख इतनी बढ़ गई और उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बैलों को ही मारकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन राजपूत भूखे के भूखे रहे। फिर निजाम ने संधि की पेशकश की, जिसे बाजीराव पेशवा ने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। संधि की खास बातों में ये भी शामिल था कि सारा का सारा मालवा पेशवा को दिया जाएगा। नर्मदा और चंबल के बीच का प्रदेश भी पेशवा का ही होगा। दोराहा सराय में यह समझौता हुआ और निजाम दिल्ली भाग गया। बाजीराव के विरुद्ध माहौल इतना खराब हो गया कि जब रघुनाथ राव का यज्ञोपवीत और सदाशिव राव के विवाह का समय आया, तब ब्राह्मण पुरोहितों ने बाजीराव की उपस्थिति में इन संस्कारों को संपन्न करने से मना कर दिया। दर्जनों युद्ध का विजयी और मराठा साम्राज्य के प्रति समर्पित यह महान योद्धा पारिवारिक मामलों में खुद को असहाय पाया गया। अपने प्रियजनों के व्यवहार से बाजीराव काफ़ी दुखी रहने लगे और उन्हें मस्तानी से भी अलग होना पड़ा। बाजीराव परिवार की उपेक्षा और मस्तानी के वियोग को सहन नहीं कर सके। उनके तेजी से गिरते हुए स्वास्थ्य से पूरा परिवार चिंतित हो उठा। अंत में मस्तानी को कैद में ही खत्म कर देने की योजना बनाई गई। 26 जनवरी को मस्तानी को पूना के पार्वती बाग में बंदी बना लिया गया। जब यह घटनाक्रम चल रहा था, तब बाजीराव पेशवा निजाम के बेटे नासिर जंग को गोदावरी नदी के पास युद्ध में नेस्तनाबूद कर रहे थे। इस दौरान मस्तानी के बंदी बनाए जाने की खबर ने उनका हृदय विदीर्ण कर दिया और मस्तानी को मुक्त कर पाने की अपनी बेचारगी के चलते उनका स्वास्थ्य बड़ी तेजी से फिर से खराब होने लगा। बाजीराव पेशवा 5 अप्रैल से खरगोन जिले में सनावत के पास नर्मदा नदी के तट पर रावेलखेड़ी में शिविर में थे। 28 फरवरी को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसी दिन 40 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। 20 साल तक जो बाजीराव अधिकतर समय घोड़े की पीठ पर रहे या फिर सैनिक शिविरों में रहे, उनका निधन भी राजमहल में नहीं बल्कि सैनिक शिविर में ही हुआ। बाजीराव के निधन का समाचार पूना पहुंचते ही मस्तानी ने भी देह त्याग दिया। पूना से 20 मील दूर पावल नामक छोटे से गांव में उन्हें दफन कर दिया गया, जो कि उसकी जागीर थी। बाजीराव ने जिस स्थान पर अंतिम सांस ली, वहीं उनका समाधि स्थल है और कुछ दूर नदी तट पर जहां उनका दाह संस्कार हुआ था, वहां वेदिका बनी हुई है। रावेलखेड़ी में बाजीराव पेशवा की स्मृति में वृंदावन निर्मित करने के लिए नाना साहब पेशवा ने राणोजी शिंदे को नवंबर 1740 में आदेश दिया था। इस समाधि स्थल की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए निरंतर अग्निहोत्र के लिए नासिक निवासी वेदमूर्ति दिगंबर भट्ट को 10 शिष्यों के साथ समाधि स्थल पर रहने के आदेश भी नाना साहब पेशवा ने जनवरी 1751 में दिए थे। प्रथम बाजीराव पेशवा के इस समाधि स्थल पर उनकी पुण्यतिथि मनाने का सिलसिला सन 1926 में सुप्रसिद्ध इतिहासकार यादव माधव काले की अध्यक्षता में शुरू हुई। बाजीराव की अंतरंग कामना थी कि मराठों की सत्ता भारतीय उपमहाद्वीप में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैली रहे। जहां तक बाजीराव और मस्तानी के वंशजों का प्रश्न है, वे अंत तक मराठा साम्राज्य और मराठा अस्मितता की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाते रहे। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में बाजीराव का बेटा शमशेर बहादुर मारा गया। तब वह सिर्फ 27 साल का था और उसका बेटा अली बहादुर सिर्फ 3 साल का था। अली बहादुर ने अपनी बहादुरी से बांदा को जीतकर वहां रियासत कायम की थी। 1857 के महासंग्राम के समय नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब के आग्रह पर बांदा का नवाब अली बहादुर द्वितीय भी शामिल हुआ था। महासंग्राम समाप्त होने के बाद उसकी बांदा रियासत जब्त कर ली गई। खजाने का धन और बेगमों के जेवर जब्त कर लिए गए और अली बहादुर द्वितीय को एक छोटी सी पेंशन देकर इंदौर निर्वासित कर दिया गया। आज भी इंदौर में अली बहादुर द्वितीय के वंशज विपन्नावस्था में दिन गुजार रहे हैं। ये है कहानी महावीर बाजीराव पेशवा की।